नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानूनों की वापसी की तैयारी की, आंदोलनकारी किसानों की चुनावी रणनीति की। जानेंगे उत्तराखंड बीजेपी में क्यों पड़ी फूट, बीजेपी को हिंदुत्व पर घेरने का क्या है कांग्रेस का प्लान। बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी को मिली हार की, गोवा में चुनावों से पहले कमजोर पड़ती टीएमसी की, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से क्यों डरे हैं बीजेपी सांसद। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखकर सक्रिय हुई राज्य सरकारें। अब असम में भी हुआ नाइट कर्फ्यू का ऐलान। यूपी, महाराष्ट्र सहित पहले ही 5 राज्यों में लागू हो चुका है नाइट कर्फ्यू। सावरकर के सहारे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा गाय पर सावरकर के विचारों को पढ़े बीजेपी। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा, हिंदू का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सियासी पारी शुरू करने के दिए संकेत, राजनीति के मैदान में आने को लेकर जल्दी करूंगा फैसला। क्रिसमस पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, कहा हम केवल एक सरकार चाहते हैं जो सुनती हो। भगवान का शुक्र है कि सेंटा हर किसी की इच्छा सुनते हैं, क्योंकि मोदी जी केवल अपने मन की बात सुन रहे हैं। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, किसानों की सभी मांगे भी मान ली। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और घर वापस लौट गए। किसानों के घर लौटते ही मोदी सरकार अब नए सिरे से कृषि कानून लाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष तो पहले ही ये दावा कर रहा था कि मोदी सरकार चुनावों के चक्कर में कृषि कानूनों से पीछे हटी है और चुनावों के बाद कृषि कानून वापस आ सकते हैं, और अब इसके संकेत भी मोदी सरकार की ओर से मिलने लगे हैं। 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र बनाम किसानों की जंग छिड़ गई। कृषि कानूनों की वजह से साथियों संग बात बिगड़ गई। मोदी सरकार की विदेशों तक किरकिरी हो गई, यहाँ तक कि पीएम मोदी को माफी तक मांगनी पड़ गई। लेकिन बावजूद इसके सरकार की नीयत नहीं बदली। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद एक बार फिर बीजेपी इसी रास्ते पर कदम बढ़ाने को तैयार है। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हम फिर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कृषि सुधार कानून लेकर आए, लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए। आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े रिफॉर्म की तैयारी थी, लेकिन सरकार इससे घबराई नहीं है। इसमें एक कदम पीछे खींचा है। हम फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान देश के बैकबोन हैं। तोमर के इस बयान से इस बात का इशारा मिला है कि भविष्य में मोदी सरकार एक बार फिर कृषि से संबंधित कानूनों को ला सकती है, जिसे लेकर एक बार फिर बवाल खड़ा होना तय है। यहाँ तक कि सियासत तो गरमाएगी, क्योंकि जब पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए माफी मांगी थी और कानून को वापस लेने की बात कही थी, तभी विपक्ष ने बता दिया था कि ये सब दिखावा है। सरकार चुनाव के लिए कानून वापस लेने की बात कर रही है, लेकिन आने वाले समय में वो कानून जरूर लाएगी। अब जिस बात पर विपक्ष ने जोर दिया था, कृषि मंत्री भी उसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं बल्कि स्थगित किया था, और अगर अब सरकार ने कदम बढ़ाया तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। यानी 2022 का चुनाव भले ही बीजेपी आराम से निकाल ले, लेकिन 2024 में उसकी राह में कांटे ही कांटे होंगे। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई मोदी सरकार कानूनों को वापस लाएगी या फिर किसानों के आगे सिर झुकाएगी। मोदी सरकार अगर फिर से कृषि कानून लाएगी तो किसान भी आंदोलन को तैयार हैं। वैसे भी उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है। अब तक किसान अपनी लड़ाई को राजनीति के मैदान तक ले गए थे, और किसानों की राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट होना है पंजाब में, जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था। तो क्या है पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर किसानों की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भले ही कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते ना खोले हों, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से आगे निकलते हुए पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाले किसान संगठनों ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। बलबीर सिंह राजेवाल को यूनाइटेड फ्रंट का सीएम चेहरा घोषित किया गया। दरअसल आज केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लीड करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल को पंजाब विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का चेहरा बनाया गया। इसी के साथ ही हरमीत सिंह कादियान जैसे युवा नेता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत भी दिए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि
किसान संगठनों की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। 32 संगठनों में से 28 किसान संगठन ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके किसान चुनाव लड़ा जाए और बलवीर सिंह राजेवाल को किसानों की ओर से बतौर नेता आगे रखा जाए। वो ये भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ किसानों की सीट शेयरिंग करके गठबंधन किया जाए। फिलहाल सबसे अधिक संभावना है कि वो राजनीतिक मोर्चे की घोषणा करेंगे, जो 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा। आज हुई बैठक में किसान संगठनों ने साफ संकेत दिया है कि वो आपकी झाड़ू को साथ लेकर कांग्रेस और बीजेपी का सफाया करने का मन बना रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई अन्नदाता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएंगे या नहीं। किसान अब राजनीति के मैदान में हाथ आजमाने को तैयार हैं, जिससे राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, खास तौर पर बीजेपी को, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय तक मोदी सरकार के खिलाफ ही किसान लड़ते रहे हैं। वैसे बीजेपी की परेशानी सिर्फ किसान ही नहीं है, बल्कि उसकी पार्टी के नेता भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में तो कई विधायकों के पार्टी छोड़ने के संकेत मिलने लगे हैं और बगावत का झंडा उठाया है हरक सिंह रावत ने। तो क्यों बागी हुए हरक सिंह, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2 दिन पहले कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश रावत ने एक ट्वीट पर पार्टी को झटका दिया था, तो अब बीजेपी सरकार के बड़े मंत्री हरक सिंह रावत भी नाराजगी जाहिर कर बीजेपी छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। यहां तक कि इस्तीफा देने तक की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बीते दिन इस्तीफे की मौखिक घोषणा कर कैबिनेट की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया था। सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरक ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। अब उनके इस्तीफे के ऐलान के साथ प्रदेश में फिर सियासी भूचाल आ गया। वहीं अब इस मुद्दे पर विपक्ष को मौका मिल गया है। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा ने 2017 में कांग्रेस सरकार को गिराने का जो पाप किया था, उसका फल भाजपा को मिल गया है। बता दें कि हरक सिंह रावत ने 2016 में हरीश रावत की सरकार में विरोध का बिगुल बजाया था और 17 के चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद से वो नाराज ही नजर आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण माना जाता है सीएम पद की चाहत। इसी के चलते वो 2017 के चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, लेकिन यहाँ भी वो सपना पूरा नहीं हो सका और अब उनके बगावती तेवर ये संकेत दे रहे हैं कि वो दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को उत्तराखंड में चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। देवभूमि पर बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। चुनावों से पहले अगर हरक रावत ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो बीजेपी की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। वैसे भी उत्तराखंड का इतिहास सत्ता बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के नेता ही नहीं, उसके मुद्दे भी उससे छीनती दिख रही है। कांग्रेस ने अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्लान तैयार करने का फैसला किया है। दरअसल राहुल गांधी के हिंदू दर्शन को लेकर देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे कांग्रेस ने अब हर राज्य में शिविर लगाकर दूर करने का निर्णय किया है। इसके मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के एक्सपर्ट समझाएंगे कि राहुल के हिंदू और बीजेपी के हिंदुत्व में क्या अंतर है और जनता के बीच इस अंतर को कैसे समझाना है। और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी शासित राज्य राजस्थान के जयपुर से करेगी। कांग्रेस जयपुर में 26, 27 और 28 दिसंबर को इस तरह का शिविर आयोजित कर रही है। जयपुर में करीब 25 किलोमीटर दूर पद्मपुरा में ये शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन समेत इस विषय के एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे। कांग्रेस संगठन के सभी नेताओं समेत चुने हुए कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को इस शिविर में बुलाया गया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाकर आए हैं। इस तरह के शिविर सभी राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये सदस्यता अभियान की तैयारी के लिए शिविर आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित महंगाई के खिलाफ एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, हिंदू हूं हिंदुत्ववादी नहीं। इसी पर कांग्रेस पार्टी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू कर दिया है, जिसका नाम है हिंदू हूं हिंदुत्ववादी नहीं। कांग्रेस इसके तहत उन कामों का एक्सपोज करेगी जो बीजेपी ने अपने हिंदुत्ववादी छवि के नाम पर किए हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये शिविर बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर कैसे चोट पहुंचाता है। क्या होगा इसका असर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, जिससे बीजेपी के एजेंडे को देश के सामने लाया जा सके। इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती दिख रही है और इसका असर यूपी से राजस्थान तक दिखाई दे रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की रणनीति से मात दे दी और बीजेपी को वहां भी हार मिली जहां उसके पास बहुमत था।
राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत का जादू अभी भी राजस्थान की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्य के 4 जिला प्रमुख पद के चुनावों में 3 पर कांग्रेस की जीत ने सभी को चौंका दिया है। ये परिणाम चौंकाने वाले इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि 4 में से 2 स्थानों पर ही कांग्रेस को बहुमत था, जबकि 2 जगह बहुमत बीजेपी के पास था। लेकिन जिला प्रमुख के परिणाम सामने आए तो बीजेपी को 2 की जगह सिर्फ 1 ही जगह सफलता मिली, जबकि कांग्रेस 2 की जगह 3 स्थानों पर अपना प्रमुख बनवाने में कामयाब हो गई। इससे पहले पंचायत सदस्यों के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। 4 जिलों में हुए चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 जिलों में बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी के चलते उसके हाथ एक जिले का प्रमुख पद निकल गया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा वसुंधरा राजे के गढ़ माने जाने वाले बारां झालावाड़ में। यहाँ से वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बारां में बीजेपी को बहुमत भी मिला था, लेकिन यहाँ से जिला प्रमुख कांग्रेस का चुना गया है। बारां में 25 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस के 12 और बीजेपी के 13 सदस्य थे, लेकिन वोटिंग के समय बीजेपी के एक जिला परिषद सदस्य ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर दी और अपनी पार्टी की जीत को हार में बदल दिया। यहां से कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख का चुनाव जीत गई हैं। 12 में हार के लिए बीजेपी नेता भी आपसी गुटबाजी को ही सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार वसुंधरा समर्थक था और ये तय माना जा रहा था कि विरोधी गुट अंतिम समय में यहाँ खेला कर देगा, और अंतिम समय में खेला हो भी गया। राज्य के 4 जिलों गंगानगर, करौली, कोटा व बारां में जिला परिषद प्रमुख और 30 पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव हुए थे, जिसमें से सिर्फ कोटा में ही बीजेपी अपना जिला प्रमुख बना सकी। बाकी के तीनों जिलों में कांग्रेस को जिला प्रमुख की सीट मिली है। बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के दांव में खुद ही उलझ गई। जहां बहुमत था वहां भी बीजेपी हार गई। हार जीत का ये खेल गोवा में भी जमकर खेला जा रहा है। अब तक कांग्रेस के किले में सेंधमारी करने में जुटी ममता बनर्जी को गोवा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 दिग्गज नेताओं ने टीएमसी से किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद टीएमसी की नजर दूसरे राज्यों पर भी है। ममता बनर्जी कांग्रेस की जगह लेने के लिए लगातार दूसरे राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए उनका फोकस यूपी से लेकर गोवा पर है। खासकर टीएमसी गोवा के चुनावी दंगल में कूदकर कांग्रेस के साथ खेला करने का प्लान बना रही है। लेकिन चुनाव से पहले दीदी को जोरदार धक्का लगा है, क्योंकि पूर्व विधायक लबू मामलातदार समेत तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उनमें राम मांडरेकर, किशोर परवार, कोमल परवार और सुजय मलिक का नाम भी शामिल है। ममता को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते जो गोवा को बांटने की कोशिश कर रही है। हम टीएमसी में इस उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि ये गोवा और गोवा वासियों के लिए उज्जवल दिन लाएगी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी गोवा और गोवा के लोगों को नहीं समझ पाई है। इतना ही नहीं, तृणमूल छोड़ने वाले सदस्यों ने अपने त्याग पत्र में ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर भी सवाल उठाया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले IPAC का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को आप सभी ने गोवा में अपने अभियान के लिए काम पर रखा है, वो गोवा के लोगों को बेवकूफ बना रही है। वो गोवा के लोगों की नब्ज नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि जब टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्थान में विफल रही, तो हमें नहीं लगता कि ये गोवा की हमारी माताओं और बहनों के लिए कोई अच्छा काम करेगी। ममता बनर्जी के बागी नेताओं ने आज जमकर पार्टी की बखिया उधेड़ी। ये तीखे तेवर दीदी के लिए बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस को तोड़ने का सपना देखने वाली ममता खुद अपनी पार्टी कैसे बचा पाती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी सांसदों की बढ़ती चिंता की। आने वाले साल 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 4 राज्यों में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। चुनावों में इस बार महंगाई बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकती है, जो इस समय बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन का बढ़ता खर्च भी भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी कुर्सी बचा पाएगी? देखते हैं ये रिपोर्ट। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुका है, लेकिन देश में महंगाई अपने चरम पर है, जिससे देश की जनता में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। और जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें सिर्फ पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार है, जबकि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में केंद्र का गुस्सा विधानसभा चुनावों पर भी निकलना तय है, और इसका छोटा सा ट्रेलर बीजेपी ने अभी नवंबर में आए उपचुनावों के नतीजों में ही देख लिया था, जब बीजेपी को बड़ा झटका लगा था।
और जिसका सबसे बड़ा कारण माना गया था महंगाई को। अब विधानसभा चुनाव से पहले भी खुद बीजेपी सांसदों का ही कहना है कि ये महंगाई बीजेपी के लिए सरदर्द बनेगी। बीजेपी सांसदों ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि लोग खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ मोबाइल टॉपअप के महंगे होने की भी शिकायत कर रहे हैं। मतदाता शिकायत करते हैं कि उनका मोबाइल खर्च भी मासिक तौर पर करीब 300 रुपए हो गया है, जो पहले 200 रुपए से भी कम हुआ करता था। इसके अलावा मोबाइल टॉपअप के महंगे होने पर चिंता जाहिर करते हुए सांसदों का कहना है कि गरीब भी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन भी उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। मोबाइल टॉपअप का महंगा होना भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का अधिकांश चुनाव प्रचार सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों के सहारे होता है। इसके अलावा एलपीजी गैस के बढ़ते दाम को लेकर भी बीजेपी नेताओं को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवा वर्ग के लिए महंगा पेट्रोल भी बोझ साबित हो रहा है। बता दें कि भारत में थोक महंगाई 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक सर्वे के अनुसार करीब 60% शहरों में महंगाई चरम पर है। लोग जरूरी सामानों और रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के दाम में हो रही बढ़ोतरी से परेशान है। ऐसे में सरकार अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।